जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एग्जाम फ्रेंडली का सेशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। और पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाया हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और जैसा कि आपको पता है, एग्जाम फ्रेंडली में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देन बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आया आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लेम डक शब्दावली का संबंध होता है, लेम डक टर्मिनोलॉजी इज कंसर्न। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि लेम डक शब्दावली का संबंध होता है। क्वेश्चन है लेम डक टर्मिनोलॉजी इज कंसर्न। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमने पहली बार सुने होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन या हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां पर हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। हम किसी भी वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड चेंज होने से उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, कभी कभी इसी तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली टर्मिनोलॉजीज पूछ देता है और पूछता है कि भाई इसका क्या है। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस यहां पे क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन दिया है एक अल्पमत सरकार से। दूसरा ऑप्शन है चुनाव के उपरांत की वह स्थिति जब किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो। तीसरा ऑप्शन है बैठक में गतिरोध। फोर्थ ऑप्शन है उस स्थिति में जब व्यवस्थापिका का कोई सदस्य पुनः निर्वाचित नहीं हो पाता, किंतु वह उस समय तक कार्य करता रहता है जब तक नवीन व्यवस्थापिका की बैठक हो। इसी तरह से आपके इंग्लिश में भी देखिए ऑप्शंस हैं। अगर आपको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये आपको पढ़ने में ना आ रहा हो, तो मैं इसका थोड़ा सा जो भी साइज है वो मैं इंक्रीज कर दूंगा। वैसे जहां तक मुझे लगता है आपको पढ़ने में आ रहा होगा। फोर्थ ऑप्शन में जैसा लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखिए क्या ऑप्शंस हैं इसमें, वही है एक अल्पमत सरकार से, यानी कि फॉर अ मिनॉरिटी गवर्नमेंट। सेकंड ऑप्शन है द पोस्ट इलेक्टेड सिचुएशन व्हेन नो पार्टी हैज अ मेजॉरिटी। थर्ड ऑप्शन है डेडलॉक इन द मीटिंग, बैठक में गतिरोध। एंड फोर्थ ऑप्शन है इफ नो मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज री इलेक्टेड बट कंटिन्यूज टू वर्क टिल दैट टाइम एज लॉन्ग एज देयर इज अ मीटिंग ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। तो देन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ऑप्शंस तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा सही आंसर, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए भाई लेम डक है क्या और क्या इससे। अगर मैं सीधी से आपको बात में बोलूं कि लेम डक क्या है, तो लेम डक के लिए, लेम डक देखिए वो टाइम होता है, वो समय होता है। जैसे हम इसका बात करें कि 2 लाइनों में अगर लेम डक को फिनिश करना हो या बताना हो कि भाई इसकी डेफिनेशन टाइप में क्या कह सकते हैं, तो इस तरह से बोलेंगे कि लेम डक व्यवस्थापिका का वह सत्र है, वह सेशन है जब नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो परंतु पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अंतिम बैठक कर रही हो। यानी कि मतलब इतना है कि जब व्यवस्थापिका का वह सत्र है, लेम डक को वह सत्र है व्यवस्थापिका का जब नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो और पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अंतिम बैठक कर रही हो, यानी कि लास्ट मीटिंग कर रही हो, अंतिम बैठक कर रही हो। लेम डक व्यवस्थापिका के उन सदस्यों को कहते हैं जो नई व्यवस्थापिका में पुनर्निर्वाचित ना हो सके हों। तो जहां तक कि मुझे लगता है कि आपको इसका मतलब क्लियर हुआ होगा कि लेम डक का मतलब है कि भाई व्यवस्थापिका का वह सत्र होता है जब नई व्यवस्थापिका क्या हो गई है, आपकी प्रारंभ हो गई है, नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो चुका है और पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अंतिम बैठक कर रही है। लेकिन अंतिम बैठक जो कर रही है, तो लेम डक की व्यवस्थापिका जो अंतिम बैठक अपनी कर रही है, पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अंतिम बैठक कर रही है, तो नई व्यवस्थापिका जो बनकर आई है उसमें वो सदस्य जो चुनकर नहीं आ पाए, यानी कि जो पुरानी व्यवस्थापिका में सदस्य थे वो पुनर्निर्वाचित नहीं हो सके हैं, उन्हीं सदस्यों को हम क्या बोल देते हैं, उन्हीं को हम लेम डक बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लेम डक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेम डक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि भाई इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, तो इस तरह से बोलेंगे कि भाई दिस इज द सेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन इलेक्टेड बट द ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटर इज होल्डिंग इट्स लास्ट मीटिंग। लेम डक रिफर्स टू द मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर who can be re-elected as much as possible in the new administrator। यह व्यवस्थापिका का वह सत्र है जब नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो, पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अंतिम मीटिंग, लास्ट मीटिंग कर रही हो। तो लेम डक व्यवस्थापिका के उन सदस्यों को कहते हैं जो नई व्यवस्थापिका में पुनर्निर्वाचित ना हो सके हों।
तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इतना डिस्कस होने के बाद आपको कंफर्म हो रहा होगा कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा। जैसे कि यहां पर तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सही आंसर होगा। तो आंसर डी, जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरह से कि lambda terminology is concerned, तो if no member of the administrator re-elected but continues to work till that time as long as there is a meeting of the new administrator, जैसे कि ऑप्शन डी में देखिए लिखा हुआ है, उस व्यवस्थापिका जो व्यवस्थापिका का कोई सदस्य पुनर्निर्वाचित नहीं हो पाता किंतु वह उस समय तक कार्य करता रहता है जब तक नई व्यवस्थापिका की बैठक हो। तो आंसर डी हो जाएगा आपका। तो अब लैम्डा कभी भी एग्जाम में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रत्यावर्तन का अर्थ है, रिपैट्रिएशन मीन्स। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रजातीय, धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक समूहों में निर्दयता पूर्वक संहार करके पूर्णता समाप्त कर देना। दूसरा ऑप्शन है एक देश द्वारा दूसरे देश से मांग करना कि उस देश में जो राजनीतिक व्यक्ति अथवा अपराधी रह रहा हो उसे वापस कर दिया जाए। दो देशों के मध्य युद्ध की समाप्ति। संविधान, चौथा ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाले उच्च पदस्थ अधिकारी के विरुद्ध व्यवस्थापिका द्वारा दंड देना। तो रिपैट्रिएशन मीन्स ऑप्शन फर्स्ट है टू एंड mercilessly in the religious, social or political groups. Second option है demand from one country to another that a political person or criminal who has been in that country be returned. C option है end of war between the two countries. And last option है punishment by the administrator against a high ranking officer who work against the constitution. तो ठीक उसी तरह से टर्मिनोलॉजी ये भी है प्रत्यावर्तन। अब भाई प्रत्यावर्तन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है आप सुन लीजिए कि प्रत्यावर्तन, रिपैट्रिएशन मतलब होता है स्वदेश वापस आना, स्वदेश को वापस आना। विशेष तौर पर युद्ध बंदियों को स्वदेश वापस आना रिपैट्रिएशन कहलाता है। युद्ध बंदियों का स्वदेश वापस आना रिपैट्रिएशन कहलाता है। जैसे कि अक्सर कर आप देखते हैं कि क्या होता है हमारा तमिलनाडु, चेन्नई में क्या होता है, बहुत सारे मछुआरे क्या होते हैं अपना मछली पकड़ते 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 वो जल की जो सीमा है वो श्रीलंका के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां के सैनिक इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। ऐसा ही इंडिया भी पकड़ लाती है, हमारी जो नेवल अकेडमी है वो भी इस तरह से होता है और श्रीलंका के साथ भी ऐसा होता है। फिर आपस में हम लोग कहते हैं भाई गलती से हुआ है, बाय किसी भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तो ऐसा कर नहीं रहे थे, मछुआरे थे उनको नहीं पता था क्योंकि पानी में वाटर में कि कहां तक हमारी लाइन है, वैसे सारी गाइडलाइंस होती हैं लेकिन वो क्रॉस कर जाते हैं उसको तो पकड़ लिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि कोई भी ऐसा इशू नहीं था तो फिर बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा, युद्ध करते हुए या युद्ध की स्थिति में, जैसे कि अभी आपको ध्यान होगा कौन, अभिनंदन वर्धमान जी हमारे जो कि क्या थे, एक जाबाज पायलट है ना, वो क्या आपको पता ही है, पूरी घटना बताने की जरूरत नहीं है। तो अभिनंदन वर्धमान वाला केस वो यही था, प्रत्यावर्तन था, रिपैट्रिएशन था और फिर क्या हमें वापस करना पड़ा हमारे जाबाज साहसी पायलट अभिनंदन वर्धमान जी को। तो वही है रिपैट्रिएशन का मतलब है प्रत्यावर्तन का कि स्वदेश को वापस आना, विशेष तौर पर युद्ध बंदियों का स्वदेश वापस आना रिपैट्रिएशन कहलाता है। रिटर्निंग टू होम कंट्री स्पेशली रिपैट्रिएशन ऑफ वॉर प्रिजनर्स इज कॉल्ड रिपैट्रिएशन। तो सही ऑप्शन क्या होगा आप गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो सही आंसर है आपका कौन सा, ऑप्शन बी। क्या बोल रहा था, ऑप्शन बी बोल रहा था एक देश द्वारा दूसरे देश से मांग करना कि उस देश में जो राजनीतिक व्यक्ति अथवा अपराधी रह रहा हो उसे वापस कर दिया जाए। अब अपराधी इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे जो अभिनंदन वर्धमान है वो अपराधी तो नहीं थे, अपराधी नहीं है, लेकिन भाई दूसरी कंट्री के लिए वो क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे ना, अपोजिशन होगा ना, तो अपराधी ही बोला जाएगा उस वर्ड को, है ना। तो फिर जब युद्ध लामबंदी होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं एक दूसरे देश में फंस जाते हैं, तो पहले तो होता था कि भी राजा महाराजा क्या होते थे, उनको अपराधी गुलाम बना लेते थे, गुलाम बना के काम कराते थे। लेकिन इसके लिए ट्रीटी साइन हुई कि भाई अब नया वर्ड आया है, नई चीज आई है, तो जो भी जब युद्ध होता है तो क्या होता है, सैनिक इधर उधर हो जाते हैं। तो जब युद्ध वाली वो स्थिति खत्म हो जाती है, कोई एक देश जीत जाता है या कुछ हो जाता है, तो उस तरह की ट्रीटी अगर साइन होती है तो फिर उस ट्रीटी के द्वारा क्या होता है, स्वदेश के जो सैनिक फंसे होते हैं या बच गए होते हैं उनको एक दूसरे देश आपस में क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं और वापस कर देते हैं। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, डिमांड फॉर वन कंट्री टू अनदर that a political person or criminal who has been in that country be returned। जैसा कि मुझे लगता है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये बोल रहा है कि इन विच स्टेट कैन बी प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति किस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस राज्य में भाई संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से, सेकंड ऑप्शन आपको बोल रहा है केवल राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति से, और थर्ड ऑप्शन आपको बोल रहा है केवल राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति से, और डी ऑप्शन आपको बोल रहा है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की वैधानिक सरकार प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है। तो ठीक इसी तरह से ऑप्शन ये था आपका ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट, बी ऑप्शन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट कैबिनेट, ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज arisen in which the state's statutory government administers I am not there। तो बताइए कौन सा इसमें सही आंसर होगा, बताइए। देखिए ये रहता है कि भारत के राष्ट्रपति किस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो भाई संवैधानिक आपातकाल की घोषणा क्यों करेंगे, राज्यों में तो राज्यपाल होते हैं, है ना। तो राज्यपाल जब इनको क्या करेंगे, एक तरह से बताएंगे या एड्रेस करेंगे, तो मेन चीज रहती है कि राष्ट्रपति जो भी रहता है, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, तो देन इसका आंसर वही है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगेगा कि राज्य की वैधानिक सरकार जो है, राज्य में जो राज्य की सरकार है वो राज्य में शासन चलाने में क्या है, सक्षम नहीं है, वहां पर बहुत अधिक क्या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, तो सेंट्रल को वहां पर क्या दखल देना पड़ेगा। तो यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य में वैधानिक सरकार प्रशासन चलाने के में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो फिर क्या करेगा राष्ट्रपति, वहां पर संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के द्वारा उसका संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और इसका वहां पर लागू किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि सही चीजें नहीं चल रही है, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को एड्रेस कर सकते हैं कि भाई यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से राष्ट्रपति फाइनली संतुष्ट हो जाएंगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की विधानिक सरकार प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का राष्ट्रपति अपना यूज कर सकता है। और किस आर्टिकल में है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर आप पूरी तरीके से उसको जब हम पॉइंट्स में आएंगे तो सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर डी। तो जहां तक मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा पूरी तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बहुत ही पॉपुलर सा और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, और इसका आंसर मुझे नहीं लगता 80 से 90% लोगों को पता ही होगा। मोस्टली जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं या जो अभी अभी स्टार्ट किया है, न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनको इसका आंसर नहीं पता हो सकता है। देन तो देखिए क्या बोला गया, द 10th शेड्यूल एडेड टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड्स टू, किससे रिलेटेड है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ए ऑप्शन बोल रहा है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से, और बी ऑप्शन बोल रहा है आपका दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से, सी ऑप्शन बोल रहा है सिक्किम के स्तर से संबंधित शर्तों से, डी ऑप्शन बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से आपका स्थित है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ इसके। तो सही आंसर इसका क्या है, प्रोविजनल प्रोविजंस बेस्ड ऑन पार्टी चेंज, दल बदल के आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया था, दल बदल कानून, उसी दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों से, जो कि किसमें आया, आर्टिकल 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी आप 30 और 35 में फंस जाते हैं, है ना, 30 और 35 का कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए लोकसभा की सदस्यता की हेतु जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो कितनी है, 25 ईयर्स। कितनी है, 25 ईयर्स। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, 25। 30, 30 और 35 में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही नॉर्मल है, पता होगा आपको 30 और 35 में, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो जाता है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो देन आंसर ए है इसका। चलिए इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87th, which census has determined the basis of determination of constituencies by the 87th Constitutional Amendment Act 2003। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया है। ऑप्शन ए है 2001, बी 2010, सी 1991,
डी 1971 87वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, ये जनगणना के आधार पर किया गया था कि भाई 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन के आधार पर। परिसीमन देखिए क्या होता है, आप लोग जब आपके इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो आपके विधानसभा के हों या लोकसभा के, किसी भी तरह के इलेक्शंस होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका क्षेत्र कोई और है और आप वोट करने कहीं और जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि जनगणना के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, परिसीमन होता है। भाई ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक क्षेत्र की छोटी सी जगह पे बहुत सारा पॉपुलेशन है, ज्यादा है, तो सब वहीं पे देंगे, है ना। तो उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो भाई जनगणना के आधार पर हम लेते होंगे, तो इसमें किस सन की जनगणना के आधार पर मतलब परिसीमन किया जाएगा? भाई 2011 में सेंसस आ चुका है, अब 2021 का आने वाला है। 2021 में आपका जनगणना शुरू होगी, गवर्नमेंट जैसा भी गाइडलाइंस देगी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो जनगणना कराना है, सेंसस कराना है, ये किसका अधिकार है, किस क्षेत्र में आता है, किस सूची में आता है, किस सूची में आता है बताइए? केंद्र सूची में आता है ना, सेंट्रल लिस्ट में आता है। 3 तरह की लिस्ट होती है आपकी, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो लिस्ट की बात है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इनकी किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में बात की गई है इनकी, ठीक है। तो 87वें संविधान संशोधन नियम 2003 के द्वारा क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर किस जनगणना को निश्चित किया गया? भाई किस जनगणना के आधार पर हम परिसीमन करेंगे, तो बताइए किस जनगणना के आधार पर परिसीमन करने की बात की गई है? 2001 की जनगणना के आधार पर हम परिसीमन करेंगे, ठीक है। 2001 के, ना ही 1991, ना ही 1971, हम किसके आधार पर करेंगे? 2001 के आधार पर परिसीमन को करेंगे। और 2010 में तो जनगणना होती ही नहीं है ना। तो ये तो सिंपल सा, ये तो क्वेश्चन पहले से ही इलिमिनेट हो गया ये वाला ऑप्शन, क्योंकि जनगणना जो होती है आप जानते हैं 10 वर्ष में होती है, 10 सालों के अंतराल पर होती है। तो 1971 में हुई होगी, 1991 में हुई होगी और 2001 में हुई होगी। तो सही आंसर क्या है? 2001। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। आंसर ए 2001। तो जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि पूछने का मतलब केवल इतना ये था कि 87वां संविधान संशोधन नियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन जो किया जाता है वो किस जनगणना को निश्चित किया गया। भाई किस जनगणना को हम बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, किसको हम बेस ईयर मानेंगे? तो बेस लेकर चलेंगे किसको? 2001 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, रेलवे, CHSL और भी स्टेट लेवल एग्जाम्स में, और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है भैया कौन सी ऐसी लोकसभा का चुनाव था जिसमें सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? इन विच लोकसभा इलेक्शंस द फर्स्ट वोटिंग इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन फर्स्ट है 12वीं लोकसभा, 13वीं, 14वीं या किसी में नहीं, 12th, 13th, 14th एंड नन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 14वीं लोकसभा। 14वीं लोकसभा ऐसी थी जिसमें सभी क्षेत्रों में, चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान हुआ था, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट इसका आंसर क्या है। सही आंसर सी, थर्ड ऑप्शन है। 14वीं लोकसभा में चुनाव क्षेत्रों में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लॉन्ग था तो मैंने एक ही पेज में आपका हिंदी वर्जन पूरा कर दिया है, देन आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा नेक्स्ट पेज पे। पहले देखिए बहुत ही इस तरह के जो कूट वाइज क्वेश्चन होते हैं एलिमिनेशन से आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर एक भी या 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे गेस भी कर सकते हैं। देन मैं एक सेशन लाऊंगा इस चीज़ पर कि जो भी, जैसे कि हम तुक्के की बात करते हैं कि भाई 4 ऑप्शन आते हैं, एक तो सही होगा ही, तुक्का लगा के क्या हम निकल सकते हैं, या क्या पॉसिबिलिटी होती है कि आप कैसे ऑप्शंस को चूज करें। तो देन इस पर एक सेशन मैं डिज़ाइन करूंगा, तो आपको इसी आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 पे आपको वो सेशन मिलेगा, उसको मैं डिज़ाइन करूंगा। तो आप देखिएगा कि कैसे ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं। तो चलिए आइए यहीं पर पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है, एक सूची फर्स्ट दी हुई है, एक सूची सेकंड दी हुई है। सूची फर्स्ट में आपका क्या है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा, बी में दिया हुआ है प्रजातंत्र की सांप्रदायिक प्रणाली, निर्देशक सिद्धांत और केंद्र और अवशिष्ट अधिकार और शक्तियां। सूची सेकंड में आपके कुछ कंट्रीज दिए गए हैं, देश दिए गए हैं। अब इन देशों में आपका है कि ये जो कंट्रीज दिए गए हैं, भाई कौन सी चीज किस देश से ली गई है, कौन सी चीज कहां से हमने अडॉप्ट की है, उसी के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए ए बी सी डी इस तरह से। और यहाँ पे ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ए का 4, यानी कि ये जो ए पॉइंट है ये 4 से अटैच होगा, यानी कि अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा भी कहां से, कनाडा से,
या फिर पहला यानी कि कहां से, या फिर ए जो अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि भाई इंग्लैंड होगा या फिर कनाडा होगा। यानी कि समझ पा रहे होंगे आप इस क्वेश्चन को, कूट वाइज इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाइज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, गलत भी बहुत ही जल्दी होते हैं और सही आप इनको आसानी से कर भी सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं करने का तरीका बताता हूं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को अधिकतर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये सभी को, हम सभी को पता होता है भाई कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो जब मैं ऐसा पता होता है आयरलैंड से लिए गए तो सी पे 2 आएगा, तो सी पे 2 कहां कहां है, सी पे 2 यहां है, और सी पे 2 कहां है, यहां है, और सी पे 2 कहां है, यहां है। अब देखिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने ऑप्शंस को डिजाइन किया है। एक ही ऑप्शन केवल एलिमिनेट हुआ कि भैया ऑप्शन बी तो बिल्कुल कतई हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। अब ऑप्शन ए होगा, बी, सी होगा और डी होगा। अब ऑप्शन ए, सी और डी, अब देखिए वहां हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक हमने पॉइंट क्लियर किया है। अब हम यहां पे देखें कि भाई देखो क्या है, ए में है आपका कि 4 या फिर 3 तो अब सीधी सी क्लियर बात हो गई। एक और चीज क्लियर हो गई कि ऑप्शन ए सेकंड ऑप्शन के साथ तो नहीं जाएगा, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन के साथ भी नहीं जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है या तो ये 3 के साथ जाएगा या फिर 4 के साथ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो बी देखिए तीनों ऑप्शंस खुले हुए 1 और 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये या तो 1 के साथ जाएगा या फिर फोर्थ के साथ, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा, इन दो के साथ जाएगा। अगर हम सी की बात करें, सी तो कंफर्म ही हो गया, और डी की बात करें तो डी या तो 3 के साथ जाएगा 1, 3, 4, यानी कि डी अभी भी ओपन है, वो 1 के साथ भी जा सकता है, 3 के साथ भी जा सकता है, 4 के साथ भी जा सकता है। तो पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं। अगर हमें पहला पता है कि अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा भी किसके साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका से आएगा या फिर कनाडा से आएगा, तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमको ये नहीं पता है तो फिर हमें ये बी ऑप्शन पता होना चाहिए कि प्रजातंत्र की सांप्रदायिक प्रणाली भाई इंग्लैंड से आएगी या फिर कनाडा से आएगी। अब देखिए यहां पे आपने देखा नीति निर्देशक सिद्धांत आपको ये पहले से ही पता था, और इन दोनों में से अगर आपको कोई भी एक पता हो तो ऑप्शन आप इलिमिनेट करके इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि हम सपोज करते हैं आपको प्रजातंत्र की सांप्रदायिक प्रणाली पता है, या फिर आपको अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा पता है कि भाई अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा भी किसके साथ जाएगा, कनाडा के साथ जाएगा। तो जब ये कनाडा हो जाएगा तो फिर सीधी सी बात है कि प्रजातंत्र की सांप्रदायिक प्रणाली किससे हो जाएगी भाई, फोर्थ से था या पहले से था, तो ये पहले से हो जाएगा। तो जब ये पहले से हो जाएगा तो फिर पहला वाला किससे, चौथे से हो गया, तो फिर क्लियर हो रहा होगा आपको। देख लेते हैं नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, आंसर डी। तो सही आंसर क्या है इसका, आंसर डी। जैसे कि मैंने यहां पे डिस्कस किया था कि या ए के साथ जाएगा या बी के साथ, बी के साथ तो कतई नहीं जा सकता, सी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। जैसा कि हमने आंसर में चेक किया, आंसर डी है, आंसर डी, ठीक है। तो देन इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका इंग्लिश में उसी तरह से सेम एज क्वेश्चंस आ गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके साथ जाएगा, सीधे से आपका आयरलैंड के साथ चला गया। और जैसे कि मैंने बोला कि डी ऑप्शन आपका तीनों में ओपन है, क्योंकि तीनों में देखिए क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन को अगर हम कट कर दें, क्रॉस कर देते हैं, अगर एलिमिनेट कर देते हैं बी ऑप्शन को, तो आपका क्या है, ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन सभी के साथ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 4 है, 1 है और 3 है, यानी कि डी ऑप्शन अगर हमें पता है। हाँ एक और चीज है, अगर हमें डी ऑप्शन पता है तो और जल्दी हो जाएगा। अगर हमें डी ऑप्शन पता है, डी वाला पॉइंट पता है कि डी किसके साथ जाएगा, 3 के साथ या 1 के साथ या 4 के साथ, तो तुरंत हमें आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डी हमें नहीं पता है तो फिर हमें ए और बी इन दोनों में से एक का पता होना चाहिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो हमें पहले से ही पता था। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको कैसी अप्रोच रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम या उनको अटेम्प्ट करते टाइम, वो भी आपको क्लियर हुई होगी। जहां तक मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको वो अप्रोच भी क्लियर हुई होगी। तो देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर, देन ऑप्शन ए बोल रहा है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, ऑप्शन बी बोल रहा है मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रधानमंत्री व संबंधित मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, और ऑप्शन डी बोल रहा है संसद भंग करनी पड़ती है। ऑप्शन ए है ही हैज टू रिजाइन, option B, to council of minister has to resign, option C, the prime minister and the minister concerned have to resign, option D है संसद भंग करनी पड़ती है।
संसद भंग करनी पड़ती है, पार्लियामेंट हैड टू बी डिसॉल्व्ड। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो देन इसका सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भैया ये बताइए, जब आपका जो मंत्री है उसके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और हमने वो कर दिया पारित, तो फिर मतलब ही क्या रहा, आप तो अविश्वासी हो गए ना। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है आपके लिए, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सही आंसर होगा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। तो जहां तक मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? भैया राष्ट्रपति के चुनाव सबको पता होता है कौन कौन मतदान करता है और कौन नहीं करता है। उपराष्ट्रपति भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है और हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में मतदान करने वालों में थोड़ा सा चेंज होता है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन वही थोड़ा सा चेंज हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग करा देता है। तो बताइए, गेस करिए क्या होगा। गेस मत करिए, सही आता हो तो बताइए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? हु वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ द सॉरी, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट हो गया है। देन बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे कर लेंगे। ओके, ऑप्शन ए देखिए क्या बोल रहा है, लोकसभा के सदस्य। भैया लोकसभा के सदस्य, अब किस तरह के लोकसभा के सदस्य? लोकसभा के सदस्य तो भैया है ना। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। चुने हुए सदस्य, ये इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं इसीलिए मैं, इलेक्टेड होता है हमेशा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी बोल रहा है प्रदेश विधानसभा के सदस्य और ऑप्शन डी बोल रहा है उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी सिलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी ऑल एप्रोप्रिएट। तो सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड, सॉरी यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया, इलेक्टेड होगा बाय डिफॉल्ट, है ना। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड हो गया, सॉरी। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। आंसर बी है इसका, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने हुए सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? स्टेट लेवल, एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, हर तरह के एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 26 जनवरी 1950। देन पहला कंफ्यूजन, अधिकतर लोगों को जो फर्स्ट टाइम जैसे कि अभी स्टार्ट किया या इनिशियल स्टेज में है, तो फिर वो इसको टिक करने की कोशिश करने लगते हैं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, या फिर 26 नवंबर 1949 और 24 नवंबर 1949। ये भी बहुत ही देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। ऐसे ही क्लोज ऑप्शंस रखे जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो और आंसर को गलत करें। तो अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या मैं कंफ्यूज हूँ या आपको ये पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप आंसर अभी कर लीजिए, क्योंकि आंसर अभी आपकी स्क्रीन पर नहीं आया है। तो आप वीडियो पॉज करके या सोच सकते हैं कि कौन सा सही आंसर है। हाँ, और हाँ वो तो खैर आप कर ही सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके आंसर उसका खुद समझकर, खुद देकर, और उसको ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ आप देख सकते हैं कि भाई मैं ये आंसर बोल रहा था, देखो मेरा कितने क्वेश्चन सही होते हैं आज, है ना। जो भी ये सेशन आ रहा है इसमें आप क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, देन आप कुछ भी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देन सबका 3 फंडे होते हैं, बेसिक फंडामेंटल होता है कि क्या? क्रिएशन, रिवीजन, एक्शन। क्रिएशन यानी कि आपने कुछ क्रिएट किया, हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं, तो नॉलेज क्या होती है? गेन होती है। तो गेन होती है तो आप कुछ क्रिएट करते हैं। अब क्रिएशन में क्या हो सकता है? क्रिएशन में हो सकता है कि आपने अपने नोट्स क्रिएट किए हों, आपने अपने माइंड में कोई एम क्रिएट किया हो, कोई गोल क्रिएट किया हो कि भाई मैं ये वाला एग्जाम दूंगा। अभी मैं 10+2 में हूँ, मैं 18 एज कंप्लीट होते ही यूपीएससी के सीडीएस का एग्जाम जो है वो मैं इतनी एज से दे सकता हूँ, वो मैं देना स्टार्ट करूंगा। साल में 2 बार आता है, तो मैं उस एग्जाम को फिल करूंगा। तो क्या एक थॉट आया, तो थॉट क्रिएट हुआ, है ना। अब थॉट क्रिएट हुआ, अब इस थॉट को आपको लेके पकड़ना है। कोई भी थॉट आता है, कोई भी विचार आता है, जब उस पर काम करते हैं, काम करना पड़ता है किसी भी विचार पे, तब वो एक्शन बन पाता है। तब वो किसमें आ पाता है? एक्शन मोड में। अब कोई भी विचार आया, आपने उसको क्रिएट किया, क्रिएट हुआ विचार आपके दिमाग में, फिर आपने उसको क्या किया? रिवाइज किया। तो क्रिएशन, फिर देन रिवीजन, फिर एनालाइज, यानी कि आपने क्या किया? पहले नोट्स क्रिएट किए, फिर उनको रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद आपने चेक किया, तो क्या हो गया? एनालिसिस हो गया। एनालिसिस में आपको पता चला कि भाई मैं किस लेवल पे हूं, कहां पर हूं, कितने लेवल पे कितने क्वेश्चंस मैं सही कर पा रहा हूं। तो देन आप देख सकते हैं बहुत ही क्लोज ऑप्शन है
26 नवंबर 1949 और 24 नवंबर 1949। जहां तक मुझे लग रहा है इन्हीं दोनों ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, और कुछ लोग होंगे जिनको तो पूरा कंफर्म बिल्कुल 100% होगा। तो देखते हैं इसका क्या सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर बी 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। When was the Indian Constitution adopted in the Constituent Assembly? 26 नवंबर 1949। सही आंसर क्या होगा? आंसर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? What is the difference between the fundamental right and directive principles of state policy? ऑप्शन ए बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहा है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मौलिक अधिकार नहीं। ऑप्शन सी बोल रहा है मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। ऑप्शन डी बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बंधन और विल वाइल द लीकर इज नॉट। डायरेक्टिव, ऑप्शन बी बोल रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी और लायबल वाइल फंडामेंटल राइट और नॉट। फंडामेंटल राइट्स आर, ऑप्शन सी बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स आर लायबल वाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डू नॉट, नन ऑफ द अबव। कभी कभी मुझे लगता है मेरी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अगर आपको मेरी स्पीड क्वेश्चन को रीड आउट करने की या अप्रोच करने की बहुत ही अधिक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको कंट्रोल करूंगा या धीमा करने की कोशिश करूंगा। देन कभी कभी रहता है कि फ्लो में बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चंस को पढ़ जाता हूं, सामने वाला समझ पा रहा है तो इस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधा सा आप क्वेश्चन है कि मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्वों में अंतर के बारे में पूछा गया है कि क्या अंतर है। एक और चीज, जब कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाना होता है तो करते क्या है, देखिए पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस पूछ दिया है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, और यहीं पे क्या वर्ड लगा दें अगर ये, तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब आपको एक बार में समझ ही नहीं आएगा, समझ तो आएगा लेकिन आप उसका आंसर करने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। क्यों, क्या वर्ड रख दें भैया, बहुत ही आसान सा वर्ड है, हर जगह यही मिलती है, क्या, निगेटिविटी, है ना। आप लेते हैं तो आपको निगेटिविटी मिलती है, बहुत सारी निगेटिविटी मिलेगी, तो यहाँ पे केवल क्या लगा दें, अंतर नहीं है ना। अब अंतर नहीं है तो अब आप कैसे समझेंगे इसको, तो उसको जहाँ पे नहीं वर्ड लिखा होता है वहाँ पे आपको अपोजिट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बना दे कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप क्या ढूंढेंगे कि क्या अंतर नहीं है। तो जब आप ये ढूंढेंगे कि क्या अंतर नहीं है तो आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको ढूंढना होगा कि क्या समानता है। जो समानता होगी वही अंतर नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूं कि जब ये क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी लिख देते हैं, या बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमें यूपीएससी लेवल में, सीडीएस का एग्जाम दे, एनडीए का एग्जाम दे, या सिविल सर्विसेज में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। यूपीएससी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आता है। तो देन इस तरह का क्वेश्चन हो कि मूल अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों में क्या अंतर नहीं है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा है और आप अंतर नहीं ढूंढेंगे तो आप पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन गलत करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आप वहां पर यह समझ लें कि क्या समानता है, तो आप आंसर को सही तरह से अप्रोच करके और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी सही करने की। जरूरी नहीं कि आप अंतर नहीं करके सही ना कर पाए, सही कर सकते हैं तब भी, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी जब आप ये बोलेंगे कि क्या समानता है, भाई अंतर नहीं है तो फिर समानता होगी, है ना। तो चलिए वो टॉपिक से अलग की बात थी, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और सही आंसर इसका क्या होगा। तो दोनों में अंतर देखिए क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहा है आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं। बंधनकारी का मतलब है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी बंधनकारी। बंधनकारी का मतलब है कि भाई मानना ही मानना है, मैंडेटरी। बंधनकारी का मतलब कि आप बंधन में है किसी के, अब बंधन में हो तो आपको पूरा बंधन मानना पड़ेगा ना। बंधन किसे कहते हैं कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ दो सारे बंधन, है ना, तो बंधन को तोड़ नहीं सकते, आप बंधन में हैं। और दूसरा बोल रहा है जबकि मूल अधिकार नहीं है, यानी कि मूल अधिकार बंधन में नहीं है। ओफो, आपने तो ज्यादातर सुना होगा कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या, बेसिक फंडामेंटल राइट। तो बेसिक फंडामेंटल राइट तो हम किसी से छीन ही नहीं सकते, और अगर छीनते हैं तो वो बहुत तेजी से गुस्सा होगा। अगर मैं आपसे आपकी बोलने की स्वतंत्रता छीन लूं या मैं सांस लेने का अधिकार छीन लूं तो क्या मैं छीन सकता हूं मूल अधिकार? तो देखिए, अगर किसी ने मूल अधिकार के बारे में ना भी पढ़ा हो तब भी वो अपने साइकोलॉजी के लेवल पर या मेंटल लेवल पर ये चीज गेस कर सकता है कि भाई नीति निर्देशक तत्व तो बंधनकारी है कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मूल अधिकार नहीं है ये तो मैं मान नहीं सकता। क्योंकि मूल अधिकार कैसे होंगे, मूल अधिकार बंधनकारी होने चाहिए। किसी का मूल अधिकार क्या होना चाहिए, उसको मिलना ही मिलना चाहिए, उससे छीना नहीं जाना चाहिए।
चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं, कुछ ज़्यादा ही डीप तो नहीं हो रहा है। देन चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है, यानी कि इन पे वाद किया जा सकता है। यानी वाद करने का मतलब है कि आप जजमेंटल हो सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं इनके लिए, जबकि मौलिक अधिकार में नहीं जा सकते। देखिए ये भी वही बात बोल रहा है, लेकिन इसने कहने का तरीका अलग कर दिया है केवल, कि बोल रहा है जब मौलिक अधिकार नहीं, यानी कि मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया इन्होंने हमारा मौलिक अधिकार छीन लिया है, और नीति निर्देशक तत्व में जा सकते हैं कि भैया इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ये चीज़ नहीं की है। ऑप्शन सी देखिए अब क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है मूल अधिकार वाद योग्य है, मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी कि मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, जबकि बोल रहा है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। हाँ, नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है। तो आप गेस कर सकते हैं कि भाई क्या आंसर होगा इसका। तो देन देखिएगा पॉज करके वीडियो, अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आप को तो आप चेक कर सकते हैं। एंड देन अब मैं डिस्कस करता हूं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फंडामेंटल राइट आर लायबल व्हाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डू नॉट। अब देखिए बहुत सारी बात हो गई मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्वों पे। अभी तक आपको नहीं पता था कि मूल अधिकार क्या है और राज्य के निर्देशक तत्व क्या है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि मूल अधिकार क्या है और राज्य के निर्देशक तत्वों क्या है। देखिए मूल अधिकार, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मूल अधिकार किसी का मूल अधिकार है, आप उसको छीन नहीं सकते, है ना। मौलिक अधिकार है, छीन सकते हैं, जरूरी नहीं, कुछ मौलिक अधिकार है जो आप छीन नहीं सकते हैं, देन बहुत से अधिकार है कि आप छीन भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मूल अधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो गवर्नमेंट देने के लिए बाध्य है, यानी कि बंधनकारी है, यानी कि वो अधिकार उसको देने ही देने हैं। और नीति निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार हैं जो कि हम नीति निर्देशन के लिए बात करते हैं, कि जैसे कि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग उठ के हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या है, हम माने या ना माने कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में उठ के हमको क्या करना चाहिए, गॉड को या भगवान को याद करके उठना चाहिए। तो देन ये मौलिक अधिकार होना चाहिए कि भाई मॉर्निंग में उठने से पहले हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देकर उठें। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करें या ना करें तो ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। हम मॉर्निंग वॉक जाएं या ना जाएं तो ये इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं आपको नीति निर्देशक तत्वों का। जैसे कि आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, अभी तो कोरोना है नहीं गए होंगे, लेकिन बहुत पहले बहुत बार गए होंगे। तो रेलवे स्टेशन जब जाते हैं तो लिखा होता है भाई रेलवे आपकी संपत्ति है, इसको नुकसान मत पहुंचाएं, ऐसा लिखा है। तो अब ये कैसा अधिकारी, ये एक नीति निर्देशक तत्व है कि भाई ये एक मैसेज दिया गया कि आप रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए आपको, ये आपकी संपत्ति है, रेलवे आपकी संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति आपकी संपत्ति है। लेकिन क्या अगर कोई नुकसान पहुंचा दे तो क्या उसको कोई सजा या कुछ प्रावधान है? जब देख पाओगे, पकड़ पाओगे तभी तो करोगे। निर्देशक तत्व ऐसा लिखा है, वो व्यक्ति माने या ना माने, रेलवे की संपत्ति है भैया मानो। क्या जबरदस्ती हम ये मना सकते हैं किसी को? नहीं मना सकते। ये तो हमारा बाय नेचर होता है कि हम कैसा थॉट प्रोसेस है, कैसा हम सोचते हैं। अगर हम वहां पर, लेकिन वहां पे अदर एक्शन, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए अलग तरीके से वहां पे क्या रूल्स बना दिए जाते हैं कि भाई ये पेनाल्टी पड़ जाएगी। गवर्नमेंट को ये है कि निर्देशक तत्व तो है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, लेकिन अब संपत्ति कोई मानने को तैयार नहीं है, तो जबरदस्ती तो हम किसी से मनवा नहीं सकते हैं। तो वहां पे क्या, वहां पे पेनाल्टी रख दी जाएगी, भाई अगर ऐसा करते देखा गया या पकड़े गए तुम तो ये पेनाल्टी और ये चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे हेलमेट लगाना है, तो हेलमेट लगाना है क्या, निर्देशक तत्व तो है, ऐसा जरूरी तो नहीं है अब हेलमेट लगाना है, मूल अधिकार है। हेलमेट लगाना क्या है, आपका निर्देशक तत्व है, आप नहीं लगाते हैं तो क्या गवर्नमेंट देखती है, या पकड़ लिए जाते हैं तो आपके क्या चालान कट जाता है। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो मूल अधिकार बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि आपको करना ही करना है, बिल्कुल मिलने चाहिए, जिनकी की बात आर्टिकल के किस में की गई है, पार्ट 3 में की गई है। कहां से कहां तक है मूल अधिकार आपके, 12 से 35 में बात की गई है। और राज्य के निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से और 51 तक जाते हैं। निर्देशक तत्वों का मतलब है, जैसे नीति निर्देशक तत्व, देखिए बहुत ही थोड़ा डीप हो रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा डिस्कस करना भी चाहिए इस पे। नीति निर्देशक तत्व ही आगे चलकर मूल अधिकार में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको एक मैं ऑप्शन दूं, शिक्षा का अधिकार जो था ये पहले किसमें था, नीति निर्देशक तत्वों में था, ठीक है। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान आया तो इसको मूल अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना क्या होगा, मूल अधिकार होगा। क्योंकि तब हमारी गवर्नमेंट ऐसा देने में पॉसिबल नहीं थी या कैपेबल नहीं थी। जब कैपेबल हो गई तो उसने उस नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। अब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। पहले क्या होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत आपको समझाए जाते हैं, भैया ये करो ये करो ये करो। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वही नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, आपके लिए मूल अधिकार बन जाते हैं कि अब तो आपका ये अधिकार है ही है। आप छोटे हैं, आपकी बहन है, आप बहन से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, बोला जाता है लड़ो नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या हो जाता है, मूल अधिकार, भैया लड़ो नहीं, लड़ नहीं सकते आप, है ना। तो क्या हो जाता है, मूल अधिकार हो जाता है। देन बहुत ही फनी हो गया है। देन बढ़ते हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी सीधा सा है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं।
ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा ही डिस्कस हो गया ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही आंसर क्या हो गया इसका? आंसर सी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए सत्ता के केंद्रीकरण पर, ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन सी प्रशासन व जनता के सहयोग पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑन कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक, ऑप्शन डी ऑल बट एप्रोप्रिएट। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं सही ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और वाज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी में क्या? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही एक बोला जाए कि यूपीएससी के लिए भी या अदर लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हिंदी में सही होते, हिंदी में गलत हो जाते हैं और इंग्लिश वर्जन उनका माना जाता है। एग्जाम्स में ऐसा रूल रहता है कि इंग्लिश वर्जन जो भी होगा वो सही माना जाएगा। और कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है गलत प्रिंट हो जाता है या ऑप्शन ही सही नहीं होते, तो वहाँ पे क्या हो जाता है उस पर क्लेम हो जाता है, तो वो क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे नल कर दिए जाते हैं। भाई उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है उस क्वेश्चन को सभी के लिए। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है कि संविधान सभा के इसमें काफ़ी मिथक हैं इस क्वेश्चन के लिए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है ना। ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन वो भी ऑप्शन होना चाहिए, वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है ऑप्शन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए स्थायी और अस्थायी में क्या डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं स्थायी और अस्थायी में क्या है। स्थायी और अस्थायी में कुछ इस तरह से है कि स्थायी अध्यक्ष हमें कोई मिल नहीं पा रहे थे, या अभी हमने कोई मैनेजर सही से किसी भी, जैसे होता है प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, ठीक है, मैनेजर एंड इंटरिम मैनेजर। मैनेजर इंटरिम वर्ड यूज होता है अस्थायी के लिए, जहां अंतरिम, अंतरिम हिंदी में बोलते हैं अंतरिम, या फिर अस्थायी और अंतरिम का मतलब क्या है, थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अंतरिम और अस्थायी में। तो इस क्वेश्चन पे क्या कॉम्प्लिकेशन रहता है? कॉम्प्लिकेशन ये रहता है भैया स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन ये आ जाए कि भैया संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जहां तक मैं आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का पूरा ओवरव्यू लेके जाइए। इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। ठीक है, कब बने थे ये? 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बने थे, यानी कि जस्ट 2 दिन पहले। 2 दिन पहले अस्थायी अध्यक्ष आए, फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो जब अस्थायी अध्यक्ष पहले बने, तो अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाता है तो अब कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि भाई पहले अध्यक्ष तो जो स्थायी होंगे वही कहे जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो स्थायी अध्यक्ष तो 11 दिसंबर को आए, अस्थायी अध्यक्ष तो 9 दिसंबर को बना दिए गए थे। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले अध्यक्ष के लिए अगर आता है तो कुछ लोगों का कहना होता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष होंगे संविधान सभा के, कुछ लोगों का कहना होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर पॉसिबिलिटी जो रहती है पहले अध्यक्ष की, वो क्या रहती है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बनाए गए? 11 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और इसका अध्यक्षता किसने की? तो 9 दिसंबर 1946 को ही पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, जिसको अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है और पहले अध्यक्ष भी मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही है, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि 11 दिसंबर 1946 को आए, और इनके साथ ही 11 दिसंबर 1946 को ही पहले उपाध्यक्ष के रूप में एच.एस. मुखर्जी को भी नियुक्त किया गया था, जिनको हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों को 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। और संविधान सभा की पहली फर्स्ट बैठक, फर्स्ट सिटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड सिटिंग कब हुई? 11 दिसंबर 1946। कब हुई? 11 दिसंबर 1946। तो देन इसके साथ ही इस क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ, आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
आपके स्थायी अध्यक्ष हैं, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहले फर्स्ट सीटिंग की किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को ही फर्स्ट मीटिंग हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने डिस्कस किया था अभी। देन तो इसमें सही आंसर होगा आपका कौन सा? 9 दिसंबर 1946, जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन बी बोल रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं बल्कि धर्म संबंधी विषयों में तटस्थ होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन डी बोल रहा है भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है। तो इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट और करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन, इंडिया इज फुल्ली डोमिनेटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन बी, द सेकुलर स्टेट इज नॉट एंटी रिलीजन बट न्यूट्रल इन रिलीजन रिलेटेड मैटर्स। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट मे बी ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ऑप्शन डी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड कॉम्प्रीहेंसिव। तो जहां तक है अभी तक आपने जिनको सॉल्व करना था क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, सही आंसर पता कर लिया होगा। एंड देन अब मैं इस पर डिस्कस करूं। देखिए सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड यूज हो रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। जैसे कि इस प्लेलिस्ट का मैं बताऊं जो मैंने एग्जाम फ्रेंडली के नाम से बनाई है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम्स को एक बाय नेचर बाय हैबिचुअल बनाने के लिए मैंने इस प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि लोकतांत्रिक गणराज्य किसे कहते हैं, है ना, या बहुत सारे वर्ड आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में, जो कि हमें ऊपर से जाते हैं, समझ नहीं आते। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, है ना, हेडोजेनी, या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस पे मैं छोटे छोटे से आपके जो टर्मिनोलॉजीज हैं इन पे एक प्लेलिस्ट नई सी क्रिएट होने वाली है, जो आपको वीडियो इसी चैनल पे एनर्जेटिक मिरर 2.0 पे आपको उस तरह के पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे कम से कम समय में 5 से 10 मिनट में आपको एक वर्ड बहुत अच्छे से समराइज किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि भाई लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है या गणराज्य का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट मैं उठाऊं और आपसे बात करूं। अगर मैं सीधा सा एक पॉइंट आपसे पूछूं कि मैं कहूं कि भाई ये बताइए आप कि राज्य किसे कहते हैं या देश किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा क्या बताएंगे कि भाई राज्य किसे कहते हैं, राज्य क्या होता है? तो राज्य का डेफिनेशन कुछ इस तरह से होता है कि भाई राज्य किसे कहोगे? आप बताओगे भाई राज्य क्या? अब इस राज्य की भी डेफिनेशन होती है, आप ये बोलोगे राज्य की भी, बिल्कुल जी हाँ, राज्य की भी डेफिनेशन होती है। क्या होती है राज्य की डेफिनेशन? राज्य की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि भाई एक फिजिकल बाउंड्री होगी, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के अंदर कुछ जनसंख्या निवास करती होगी। अब जो लोग वहां पे निवास करेंगे, तो पहले क्या हो गया, राज्य किसे कहेंगे? एक ऐसी बाउंड्री होगी जहां पे कुछ लोग निवास करेंगे, उस राज्य की एक निश्चित क्या होगी, बाउंड्री होगी, उसमें कुछ लोग निवास करेंगे, और निवास करने वाले लोगों की चुनी हुई क्या होगी, सरकार होगी। और जब वो सरकार कैसी होगी, बताइए कैसी होगी? संप्रभु होगी। कैसी सरकार होगी? संप्रभु होगी, ठीक है। जब वो सरकार कैसी होगी? संप्रभु होगी, संप्रभुता संपन्न, बोलते हैं ना, संप्रभुता संपन्न। तो फिर वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। यानी कि राज्य की सीधी सी डेफिनेशन क्या निकल कर आई? एक राज्य जिसकी एक भौगोलिक स्थिति होगी, भौगोलिक क्षेत्र होगा, उस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले कुछ लोग होंगे, उन निवास करने वाले लोगों की चुनी हुई एक सरकार होगी, और जब वो सरकार कैसी होगी? संप्रभु होगी। और जब वो सरकार संप्रभु होगी तभी वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। व्हाट इज अ स्टेट? तो स्टेट की ये एक तरह से आपकी क्या है, डेफिनेशन है। जैसे कि हम बोल देते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं पर्वत पहाड़, तो पर्वत पहाड़ पठार सब एक ही तरह से लगते हैं, लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी से देखें तो बहुत ही चेंजमेंट होता है। तो उसी तरह से राज्य क्या होगा? जिसका एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, भौगोलिक क्षेत्र में कुछ लोग निवास करते होंगे, उन निवास करने वाले लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, और वो सरकार कैसी होगी? संप्रभु होगी। तो वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। तो कुछ इसी तरह के पॉइंट्स हम उस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे।
1 बाय 1 आपको मिल जाएगी, 2 से 3 दिनों का टाइम लगेगा, वहाँ पे आपको वो क्रिएट मिलेगी और वहाँ पे आप जाकर बहुत सारे ऐसे जो वर्ड हैं 1 बाय 1 उनको आप देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं उस पर, और फिर आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। बी ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म विरोधी नहीं बल्कि धर्म संबंधी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका सी। देखिए क्या बोल रहा है, नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। भैया बाध्य नहीं किया जा सकता। अभी मैंने देखिए पहले क्वेश्चन में जब डिस्कस किया था वहां पे अगर आपने डिस्कशन को ध्यान से सुना है या आप उस चीज को समझ पा रहे हैं क्या मैंने बोला था, तो यही चीज बोली थी। तो वहां से देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि जब हमारी गवर्नमेंट कैपेबल नहीं थी किसी अधिकार को देने के लिए, तो वो क्या था, नीति निर्देशक तत्व था। जब देने के लिए कैपेबल हो गई तो वो क्या हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा, या मूल अधिकार में क्या उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों से उठाकर उसको मूल अधिकार में ला दिया जाएगा। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा कैसी कर दी गई, मूल अधिकार कर दिया गया। यानी कि अगर किसी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसका मौलिक अधिकार उससे छीना जा रहा है, और वो इसके खिलाफ कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसका बोला है सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। क्योंकि क्या बोला है, नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। तो भैया नहीं किया जा सकता है, सही नहीं है ना। तो क्या है, सही नहीं है, तो सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, यानी कि गलत है, सही नहीं। अब देखिए आप सही नहीं से ढूंढेंगे तो आप ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पॉइंट आउट करें, फोकस्ड हो, तो बस इतना देखिए सही नहीं है यानी कि गलत है। तो कौन सा गलत है, तो इनमें से अगर ये लिखा होता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता। आप समझ पा रहे हैं ना, आप जीएस में सोचते हैं 2 घंटे में हमें 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने, अरे ये तो और जल्दी हो जाएगा, आप आधे घंटे में पेपर कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पर उसके लेवल को समझिए क्वेश्चन के, कि लिखा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको इसको समझने में आपको मुश्किल से 10 से 30 सेकंड लगेंगे, आपको 20 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर यहीं पे सीधा सा इन्होंने आसानी से लिख दिया होता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इतना टाइम नहीं लगता, गलत ढूंढना होता। लेकिन सही नहीं है वो इसी वजह से बढ़ाया कि जिससे आपका टाइम इंक्रीज हो। आप समझ पा रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जीएस के क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, टाइम ही टेकन नहीं होता है, तो आप गलत समझ रहे हैं। उसको चीज़ को सुधारिए। जब आप जीएस के क्वेश्चन में भी टाइम देंगे और ध्यान से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो जहाँ पे सही नहीं लिखा हो वहाँ पे सीधे आप करिए क्या, गलत। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। अब गलत ढूंढना होगा तो आसानी से और जल्दी से कम टाइम में और आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, गलत है, नहीं किया जा सकता है। देख लेते हैं सही आंसर क्या है, आंसर सी। तो देन इसके साथ ही ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज मैं आपको लेकर आया, डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, सेव ट्री सेव लाइफ प्रेजेंटेशन करने चाहिए। देन बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।